नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेशन बाय एम.के. सर। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समायोजन एवं अधिगमकर्ता प्रबंधन का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया गया था, वो आपने अच्छी तरह से देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स निरंतर रूप से लिख रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसको भी कमेंट के माध्यम से आप हमको लिखें, उनका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आगे आपके लिए अच्छी अच्छी सामग्रियाँ आती रहेंगी। सारे सब्जेक्ट्स यानी हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण लेवल फर्स्ट के लिए आदि जो विषय हैं उन सब का वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये पार्ट 2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी, उपरोक्त सभी। तो डगलस एवं हॉलैंड मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार ये संघर्ष का अर्थ होता है ये तीनों ही परिस्थितियां, उपरोक्त सभी। कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा तथा अनहोनी के कारण संघर्ष होता है। अगला प्रश्न है, विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, पुनर्वलन का अभाव, तनाव या दमन। तो विलुप्त होना जो परिणाम है वह है पुनर्वलन का अभाव। जब पुनर्वलन का अभाव हो जाता है तो ही विलुप्त होने की प्रक्रिया जारी होती है। यानी कि कहीं पे किसी के अंतर्गत कोई फन है, यानी कि कोई कला है, उसका यदि सही ढंग से जो कदरदान है यानी कि उसको पुनर्वलन देने वाला नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे जो स्टूडेंट है वो अपनी उस कला को विलुप्त कर देगा। यानी उस कला में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मेरी कोई प्रशंसा तो कर ही नहीं रहा है। इसलिए हमें स्टूडेंट्स को लगातार पुनर्वलन देने का प्रयास करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए, जिससे वो और अधिक अच्छा कार्य करें। अगला प्रश्न है, एक जो शिक्षक है उसका असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को या अभिरुचि को। तो शिक्षक का यदि असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण रहेगा तो उससे समायोजन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही है। यानी कि यदि अध्यापक जो है वो अपना जो व्यवहार है उसको सही नहीं रखेगा तो वो समायोजन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं बहुत ही कोमल होना चाहिए, जिससे वो उचित प्रकार से समायोजन को कर सके। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त वह विकास करता है संघर्ष का, समाजीकरण का, मूल्य द्वंद्व का या दुश्चिंता का। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा समाजीकरण का। यानी जो शिक्षक है वो अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित इसलिए करते हैं जिससे वह सीखने को, यानी जो सामाजिकरण सीखना है उसको वह सुगम बना सके, यानी कि सरल बना सके। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवारों से, टूटे हुए परिवारों में, एक और दो दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे बालक जो अपना समायोजन उचित प्रकार से नहीं कर पाए थे वो इन दोनों ही प्रकार के परिवारों में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है। यानी निर्धन परिवार एवं टूटे हुए परिवार जो हैं वहाँ को समायोजित बालक जो है वो पाने के अधिक चांस होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यावहारिक विकार नहीं है, पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप। तो जो व्यावहारिक व्यवहार नहीं है वह है असफलता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक के समायोजन से संबंधित यह प्रश्न है कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं शिक्षक की या विद्यार्थी की। तो शिक्षक के समायोजन की जो जिम्मेदारी होती है सबसे ज़्यादा वह होती है स्वयं शिक्षक की। यानी स्वयं शिक्षक को ही अपने आप को समायोजित करने की जो प्रक्रिया है वो करनी होगी। इस प्रकार के कार्य करने चाहिए
कि जिस प्रकार से वह स्वयं को समायोजित कर सके, इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह स्वयं को समायोजित करने में असफल पाए और जो स्टूडेंट्स है वो उसको रोल मॉडल के रूप में ना अपना सकें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन से या उपरोक्त सभी से? तो उपरोक्त सभी के अलावा जो निर्देशन एवं परामर्श जो है वो उससे जो विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या है वो दूर की जा सकती है। यानी विद्यार्थी को किसी प्रकार का यदि तनाव है तो हमें उसको निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए जिससे वह बालक उस तनाव से उबर सके। तो शिक्षण और नियंत्रण का इस तनाव से इतना ज़्यादा संबंध नहीं होता है, लेकिन निर्देशन और परामर्श से उसका जो तनाव संबंधी समस्या वो दूर की जा सकती है। बालक को विश्वास में लेकर उसको उचित प्रकार से हमें निर्देश देना चाहिए और जिस परामर्श की उसको ज़रूरत है उसको भी उसे प्रदान करना चाहिए जिससे तनाव संबंधी जो समस्या वो दूर हो सके। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना या दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन या अनिर्णय। तो तनाव के कम करने तथा अंतर्द्वंद को यानी कि अंदर ही अंदर कोई बालक यदि परेशान हो रहा है तो उसको सुलझाने का जो प्रत्यक्ष तरीका नहीं है वह है अनिर्णय। रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना और दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, ये सभी प्रत्यक्ष तरीकों के अंतर्गत आते हैं जिनसे तनाव को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण होता है सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशोरों में जो तनाव का प्रमुख कारण होता है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है। यानी ये जो ऊपर कारण दिए गए हैं कि सबके लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर और पर्यावरण से अनुकूलन, ये तनाव के कारण नहीं है बल्कि तनाव को दूर करने के कारण है। इसलिए इन सब में से कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसकी वजह से किशोरों में तनाव जागृत हो। अगला प्रश्न है, एकांत प्रिय एवं शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे एकांत प्रिय एवं शर्मीले छात्र जो हैं वो अपने आप को समायोजित कर सकें? विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत, कक्षा के समक्ष दंड देना या उपरोक्त सभी? तो हमें सभी के लिए यानी जो एकांत प्रिय छात्र हैं उनके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वे अपना जो शर्मीलापन है या आंतरिकता है उसको बाहर कर सकें और वो सभी स्टूडेंट्स के साथ अपनी जो कला है उसको दिखा सकें। और इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं उनसे सीखते हुए और अपनी जो विभिन्न आंतरिक गतिविधियां उनको बाहर ला सकें। तो हमें ऐसे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग जो हैं वो कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो तनाव को कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग हैं वो रक्षात्मक यांत्रिकता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से यानी जो मानसिक थकान है उससे संबंधित है कि मानसिक थकान का लक्षण है तेज और कठिन सांस आना, शरीर में दर्द, असामान्य व्यवहार या ध्यान का केंद्रित न होना। तो मानसिक थकान का जो लक्षण है वह है ध्यान का केंद्रित नहीं होना। यानी जब स्टूडेंट अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मानसिक थकान हो रही है, इसलिए उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगला जो प्रश्न वह है, कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं या उपरोक्त सभी। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ समायोजित होते हैं वो कौन से व्यक्ति होते हैं? तो कुछ समायोजित जो व्यक्ति होते हैं वो उपरोक्त सभी प्रकार के कार्य करते हैं।
यानी अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते रहते हैं। वो समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ रहते हैं। जब व्यक्ति द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ रहेगा तो वो निश्चित रूप से कुसमायोजित हो जाएगा। इसलिए ये उपरोक्त सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कुसमायोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वह बालक है सामान्य, पिछड़ा, कुसमायोजित या विकलांग। तो इस प्रकार का बालक जो अपनी कक्षा को छोड़ के भाग रहा है प्रतिदिन, तो वो कुसमायोजित बालक है। यानी विद्यालय के वातावरण से और कक्षा के वातावरण से वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस प्रकार का बालक कुसमायोजित बालक कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्न में से किस पर दी गई सहायता नहीं है। यानी मार्गदर्शन क्या नहीं कहलाएगा या किस प्रकार की सहायता नहीं करता है। विकल्प चुनने में, समायोजन करने में, अपनी समस्याओं का समाधान करने में या अनुसंधान कार्य करने में। तो जॉन्स जो है वो कहते हैं कि अनुसंधान जो कार्य है उसको करने में निर्देशन या मार्गदर्शन जो है वो सहायता नहीं करता है। विकल्प चुनने में, समायोजन करने में और अपनी समस्याओं का समाधान करने में मार्गदर्शन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की दी गई सहायता है, लेकिन अनुसंधान कार्य यदि कोई कर रहा है तो उसको दी गई सहायता जो है वो मार्गदर्शन नहीं है। ये ऐसा कहना जॉन्स महोदय का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है। यानी वो कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है। ऑप्शन हैं, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत या संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। तो इनमें से जो साधन है वह है भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है। मार्गदर्शन के अन्य सिद्धांतों को हम देखते हैं। मार्गदर्शन के जो अन्य सिद्धांत हैं उनको देखते हैं। पहला है मार्गदर्शन समस्त छात्रों के लिए। मार्गदर्शन जो होता है वो समस्त छात्रों के लिए होता है। मार्गदर्शन समस्त छात्रों के लिए। दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है यह है। मार्गदर्शन जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है मार्गदर्शन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों में संबंधित होना चाहिए। सभी क्षेत्रों से संबंधित है, ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है। अगला है मार्गदर्शन आत्मबोध और आत्मविश्वास को विकसित करता है। आत्मबोध और आत्मविश्वास को विकसित करता है। अगला है मार्गदर्शन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासन और परामर्शदाता का सहकारी कार्य होना चाहिए। तो मार्गदर्शन के ये 5 सिद्धांत और हैं। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षण या सभी। तो मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो प्रविधि है वो ये सभी है, यानी कि प्रश्नावली, साक्षात्कार और निरीक्षण के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु कुल कितने सोपान हैं। शैक्षणिक मार्गदर्शन देने हेतु 1, 3, 4 या 5 कितने सोपान हैं। तो 3 प्रकार के सोपान जो हैं वो शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु दिए जाते हैं। पहला जो मार्गदर्शन है वह है सूचना या प्रदत्त एकत्रित करना। प्रदत्त एकत्रित करना। इसमें विद्यार्थी के संबंध में सर्वप्रथम संपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बुद्धिलब्धि, मित्र इत्यादि के विषय में जानकारी। दूसरा जो प्रकार है वह है मार्गदर्शन प्रदान करना। मार्गदर्शन प्रदान करना। इसमें सूचनाओं को उचित प्रकार से विश्लेषण करने के पश्चात
छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अगला जो सोपान है वह है अनुसरणात्मक कार्यक्रम। अनुसरणात्मक कार्यक्रम, अनुसरणात्मक कार्यक्रम ये मार्गदर्शन का तीसरा सोपान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गदर्शन के फलस्वरूप बालक द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। उसी के आधार पर आवश्यकता के अनुसार और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा पिछले मार्गदर्शन में संशोधन का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से मार्गदर्शन के ये कुल 3 सोपान होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शारीरिक यानी एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक, मानसिक एवं समाज कल्याण की जो स्थिति होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति जब उचित प्रकार से व्यवहार कर रहा है, सभी के साथ समायोजित होते हुए व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? जोन्स ने, हेडफील्ड ने, ड्रेबर ने या ब्रियर्स ने? तो हेडफील्ड महोदय जो हैं वो कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी पूरी तरह से जो व्यक्ति है वो क्रियाशील है और अपने आप पर कंट्रोल किए हुए संतुलित व्यक्तित्व का व्यवहार कर रहा है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाएगा, ऐसा हेडफील्ड महोदय का मानना है। और इनके बारे में जानते हैं किस किस ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। वालिन एक मनोवैज्ञानिक हैं, वालिन JEW, उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सभी तरह से पूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र अपनी सुविधा और आराम के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता, जैसे रविवार को ईमानदारी का परिचय दे तो सोमवार को बेईमान नजर आए, आज उदार रहे तो कल अनुदार हो जाए, किसी समय समझदारी एवं तर्कपूर्ण व्यवहार करें तो कभी बेहद उलझा हुआ एवं विचलित दिखाई दे। तो इस प्रकार से JEW महोदय कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सभी तरह से पूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाए, वो परिस्थिति के अनुसार फिर अपने आप को चेंज कर ले। अगली जो परिभाषा है वो है JE हेडफील्ड महोदय की है। हेडफील्ड महोदय कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अपने पूर्ण रूप से अच्छी तरह तालमेल बिठाते हुए कार्य करना है। अगली परिभाषा ड्रेबर महोदय ने दी है। ड्रेबर महोदय कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है और उसके संरक्षण के लिए उपाय बताना है। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो क्रो एवं क्रो महोदय कहते हैं। क्रो एवं क्रो ने दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यानी वह विज्ञान जो मानव कल्याण एवं मानव के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करे वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति जो सभी क्षेत्रों में उचित प्रकार से समायोजन करते हुए व्यवहार करता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है, यह किसने कहा है? यानी कि मानसिक आरोग्य विज्ञान जो है वो मानवीय संबंधों से संबंधित होता है, यह परिभाषा किसने दी है? फ्रायड ने, स्किनर ने, क्रो ने या थॉर्नडाइक ने? तो यह जो परिभाषा है वो क्रो एवं क्रो महोदय ने दी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय बताना अथवा बतलाना है। यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेबर ने, क्रो ने, मैकडूगल ने या वुडवर्थ ने? तो ड्रेबर महोदय जो हैं वो इस प्रकार की बात कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना
और उसके संरक्षण के उपाय करना या बतलाना होता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करता है ये, और उसके संरक्षण के लिए उपाय बताता है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है। तो ये जो परिभाषा है ये ड्रेबर महोदय देते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या सभी पर। तो ये जो सभी प्रकार की संस्थाएं हैं, इन सभी के ऊपर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यानी विद्यालय में वातावरण, परिवार एवं समुदाय में जिस प्रकार का वातावरण बालक के लिए मिलेगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, उसी प्रकार का उसका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। तो ये विद्यालय, परिवार एवं समुदाय जो है वो सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, ऑप्शंस हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संकालु, चिंतित एवं असुरक्षा से ग्रस्त, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य यानी खराब मानसिक स्वास्थ्य के जो लक्षण हैं वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं संकालु, चिंतित एवं असुरक्षा से ग्रस्त, ये दोनों ही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर। यानी उपरोक्त दोनों परिस्थितियां हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण होता है वो सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता एवं आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन अपरिपक्वता जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यही है। अब खराब मानसिक स्वास्थ्य के जो लक्षण है वह है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, अपराध भावना से ग्रस्त, संकालु, चिंतित एवं असुरक्षा से ग्रस्त, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति का अभाव, सहनशीलता और धैर्य की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण, असंतुष्टि की भावना एवं भौतिक तथा सामाजिक रूप से कुछ समायोजित होना। ये सभी जो परिस्थितियां हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है वह किस प्रकार का कार्य करता है? अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी पाता या सही व्यवहार नहीं करता। जब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो हर नई स्थिति को समझ सकता है। तो हर प्रकार की जो परिस्थिति है उनमें समायोजित होने का कार्य मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है और उपयुक्त सभी। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ तथा खुश रहता है क्योंकि ये उपयुक्त सभी के प्रकार के जो कार्य हैं उनको कर लेता है। यानी तनाव, उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को वह संभाल लेता है एवं व्यक्ति और समाज के साथ वह अच्छी प्रकार से अपने आप को समायोजित कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार या उपयुक्त सभी। जो किशोर विद्यार्थी होते हैं उनको ये सभी प्रकार के कार्य करते हुए उनके मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और मनोवैज्ञानिक जो उपचार हैं ये किशोरों के तनाव को दूर करने की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, दूसरों की कमजोरी ढूंढना या इनमें से कोई नहीं। तो एक मानसिक रूप से जो व्यक्ति सशक्त होगा, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा, वह दूसरों की गलतियों को न ढूंढकर स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा, जिससे अगली बार वह उन गलतियों को नहीं दोहरा पाए। अगला प्रश्न है, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड को, लैडेल को, जोन्स को या C.W. बियर्स को? तो इनमें से जो मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वह है C.W. बियर्स। क्लिफोर्ड बियर्स जो है उन्होंने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग 1908 में किया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्रयोग है इन्होंने 1908 में किया था, C.W. बियर्स। अगला प्रश्न है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है
आसानी से समायोजित होता है, संतुष्ट पूर्ण रूप से सहयोग देता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, या उपरोक्त सभी। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इन सभी प्रकार की परिस्थितियों में सक्षम हो सकता है, यानी आसानी से समायोजित हो जाएगा, संतुष्टि से व्यवहार करेगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उपरोक्त सभी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना और जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो इनमें से प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की जो प्रक्रिया है वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता वह करता है, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम किया जाता है, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अगला प्रश्न है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? हास्य, मित्रता, रुचियां, ध्यान एवं आध्यात्मिकता, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, स्वयनुशासन, स्वनियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। तो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए इनमें से कौन सी तकनीकी नहीं अपनाई जानी चाहिए? तो कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य जो है वो ये ऐसे कार्य हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए नहीं अपनाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, उपरोक्त सभी। तो किशोरों की जो मानसिक अस्वस्थता है यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं किशोर, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यानी उनकी जो मेंटली डिसेबिलिटी है उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास जो विद्यालय हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो उपयुक्त सभी प्रकार के कार्य हैं ये विद्यालय को करने चाहिए, जिससे बालक जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके। जैसे स्वास्थ्य वातावरण उनको प्रदान करना चाहिए, प्रभावशाली शिक्षण का वातावरण उनको प्रदान करना चाहिए और आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके उनको ये सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए, जिससे बालक जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। अगला प्रश्न है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी या सही व्यवहार नहीं करे। तो शिक्षक जो है उसको अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपने व्यवसाय के प्रति निश्चित रूप से वफादारी रखनी चाहिए और अपने शिक्षण व्यवसाय से उसको संतुष्ट रहना चाहिए, जिससे वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सके। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है, शिक्षकों का परंपरागत दृष्टिकोण है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है या छात्रों की बढ़ती संख्या है। तो विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है, यानी बालक जो हैं उनके लिए निर्देशन की सुविधा निरंतर रूप से मिलती रहती है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं कर सकता है, यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब बालक को निर्देशन दिया जाए लेकिन उसके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सुधार नहीं हो? पहली परिस्थिति है जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास करता है, जब निर्देशन अधिगमकर्ता में पहल करने की क्षमता निर्मित करता है, जब आत्मानुभूति को विकसित करता है, या जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास करता है, यानी कि जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास जब किया जाता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा तरीका मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है, यानी ऐसा कौन सा तरीका है
जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना या स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। तो इनमें से जो तरीका है कि प्रतियोगिताओं पर बल देना, यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सा सहयोग करना चाहिए? शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग कर सकता है? बालक की देखरेख तथा स्नेह से माता पिता का सफल होना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अधिक स्नेह एवं देखभाल करना, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार या माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण। तो एक शिक्षार्थी जो है या स्टूडेंट की बात हो रही है, तो उसके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके विकास में निम्न में से कौन सहयोग कर सकता है? यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति है या कौन है जो शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहयोग करते हैं? तो अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार जो है वह ऐसी परिस्थिति है जब बालक को मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न जो है वह है निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले यानी आगामी व्यवहार को सुधारता है, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन यानी कि डायरेक्शन या किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस देना अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि वह अधिगमकर्ता के व्यवहार यानी आगामी व्यवहार यानी आने वाला जो व्यवहार है तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से निर्देशन अधिगमकर्ता की या जो लर्नर है स्टूडेंट है उसकी सहायता करता है। निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? यानी ऐसा कौन सा लक्षण है जिसको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही करता है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या उपरोक्त सभी? ये जो उपरोक्त सभी परिस्थितियां हैं उनको केवल मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही करेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाता है कि वह लोगों की जो विभिन्न प्रकार का व्यवहार उसको सहन कर सके, यानी सहनशीलता अपने आप में रख सके, आत्मविश्वास बनाए रख सके और संवेगात्मक रूप से मैच्योरिटी का परिचय दे। तो ये ऐसा जो व्यवहार है उसको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही करेगा। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यूहरचना चयन में, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में या विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में। तो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके संप्रत्यय की संपूर्ण जानकारी जो होती है वो शिक्षक को विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसलिए शिक्षक को मानसिक रूप से या मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को देख सके और उसमें गहन सूझ विकसित कर सके। अगला जो प्रश्न है वह है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना या दवा स्वप्न देखना। तो अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वह संवेगों पर नियंत्रण रखवाने का कार्य करता है। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का संकेत यही होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप पर विश्वास बनाए रखे, संवेगों पर नियंत्रण रख सके और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के समायोजित रखने वाले कार्य करे, ना कि दूसरों की आलोचना करे, अपनी बात पर अड़े या ये दवा स्वप्न जो देखने का कार्य है वो मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का नहीं होता है। अगला प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष या उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त सभी कारक हैं वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। इस प्रकार के वंशानुक्रम का प्रभाव, विघटन का यानी परिवार का विघटन और शारीरिक दोष के अलावा और जो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो बालक के मानसिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वह है या अध्यापक जो हैं उनके
ये तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हुए। अब अध्यापक जो होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं? पहला है अपर्याप्त वेतन। शिक्षकों को यदि सही समय पर और सही ढंग से वेतन नहीं मिलेगा तो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। दूसरा है अधिक कार्यभार। अध्यापकों को यदि अधिक कार्यभार दे दिया जाएगा तो वो शिक्षण की तरफ अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे और वो निश्चित रूप से कुछ समायोजित हो जाएंगे। अगला व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव, यानी सुरक्षा का अभाव। अपना जो व्यवसाय है उसकी सुरक्षा का अभाव होना। अगला जो वो है फैक्ट वो है शैक्षणिक उपकरणों एवं मनोरंजन का अभाव। मनोरंजन का अभाव जो है वह भी शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला फैक्ट है समाज में आदर। आज शिक्षक का इतना सम्मान नहीं होता है जितना प्राचीन काल में सम्मान की दृष्टि से शिक्षक को देखा जाता था। अगला फैक्ट है विद्यालय की आतंकमयी शासन व्यवस्था। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के गुट बने रहते हैं जिससे जो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षक का वो प्रभावित होता है। अगला फैक्ट है कि अध्यापकों में पारस्परिक संघर्ष। ये अभी हमने बात कही है कि जो गुटबाजी रहती है उससे अध्यापकों में पारस्परिक संघर्ष होता रहता है। अगला फैक्ट है निरीक्षण एवं परीक्षण की समस्या। तो ये जो फैक्ट थे ये कुछ ऐसे कारण थे जिनसे अध्यापकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन और शारीरिक दोष आदि हैं। अगला क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व पर पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बाधा डालने वाला जो कारक है वह है पारिवारिक संघर्ष। विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और जनतंत्रीय अनुशासन जो है वो बाधा नहीं डालता बल्कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को और निखारता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये रहेगा पारिवारिक संघर्ष। जब परिवार में संघर्ष होगा तो बालक जो है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही ढंग से समायोजित नहीं कर सकता, इसलिए वह प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय की जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा और पर्याप्त शिक्षण सामग्री। तो हमें ये जो कारण बताए गए हैं इनको कूटों में से चुनना है कि सिर्फ एक यानी सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, या 2 और 3 यानी कि विद्यालय की जनतंत्रीय वातावरण और पद की सुरक्षा, 1 और 4 यानी सामाजिक सम्मान की प्राप्ति और पर्याप्त शिक्षण सामग्री, या उपरोक्त सभी। तो ये सामाजिक सम्मान की प्राप्ति है, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा और पर्याप्त शिक्षण सामग्री जो है वो सभी ऐसे कारक हैं जो अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से आवश्यक हैं। ऊपर अभी हमने बताए थे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो उनमें ये सभी आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूहरचना उपयुक्त नहीं है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्वयं अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना। तो विद्यार्थियों का अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो व्यूहरचना उपयुक्त नहीं है वह है अत्यधिक गृह कार्य देना, कि बालकों को अत्यधिक गृह कार्य दिया जाए जिससे वो पढ़ाई में निरंतर रूप से लगे रहें। तो ये जो मानसिकता है ये बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यूहरचना नहीं है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्वयं अनुशासन के लिए प्रेरित करना और निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो बालक के मानसिक व्यवहार को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं और उचित व्यूहरचना है। लेकिन अत्यधिक गृह कार्य देना किसी भी मानसिक समस्या का हल नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना,
विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो ऐसे कार्य हैं जो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। अगला मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र बनाएं, अपनी समस्याएं किसी को ना बताएं, कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें और किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से ही अपनी समस्याओं की चर्चा करें। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का जो तरीका नहीं है वह है अपनी समस्याएं किसी को नहीं बताना। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो समस्याएं हैं उनको बालों को यानी किसी अन्य के लिए नहीं बताएंगे तो अपने आप को हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख सकते। इसलिए हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूसरे के लिए बताते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से पा सकें। अब किशोरों में जो मानसिक स्वास्थ्य है उनके लिए मार्गदर्शन जो होता है वो किस प्रकार का मार्गदर्शन होना चाहिए कि शैक्षणिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन और व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन जो हैं वो कब कब और कैसे मिलने चाहिए, इनको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो शैक्षणिक मार्गदर्शन है उसकी आवश्यकता उनके लिए होनी चाहिए, तो वो किस प्रकार उनको मिलना चाहिए। शैक्षणिक मार्गदर्शन के बारे में आप सुने। पहला है विषय के चुनाव हेतु, यानी शैक्षणिक मार्गदर्शन जो है वो बालकों को विषय संबंधी जो चुनाव है उसके बारे में मिलना चाहिए, यानी किस प्रकार का विषय उनको लेना है आदि। अगला है उचित पुस्तकों के चुनाव हेतु, उचित जो पुस्तकें हैं उनका उनको चयन करने में मार्गदर्शन दिया जाए। अगला है अध्ययन आदतों को सुधारने में, आदतों को सुधार करने का मार्गदर्शन दिया जाए। अगला है अनुशासनहीनता को रोकना, अनुशासनहीनता को रोकना। अगला है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधों को रोकना, यानी अपव्यय नहीं किया जाए, फालतू किताब कॉपियों को इकट्ठा किया जा रहा है तो ये गलत आदत है, इसलिए उनको ऐसे मार्गदर्शन देना चाहिए। शैक्षणिक मार्गदर्शन के अंतर्गत अगला है उचित शैक्षणिक समायोजन हेतु, शैक्षणिक समायोजन दिया जाए, शैक्षणिक समायोजन करने का प्रयास किया जाए। अगला है शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य जो हैं उनको प्राप्त करने का जो मार्गदर्शन है वो शैक्षणिक मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है। अब व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है जिससे जो विद्यार्थी होता है वो अपने जीवन को चलाता है, तो व्यावसायिक मार्गदर्शन जो होता है वो किस प्रकार से उसको दिया जाए या क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों को भविष्य में रोजी कमाने हेतु योग्य बनाना, रोजी कमाने के योग्य बनाने हेतु उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अवसरों एवं व्यवसाय की जानकारी हेतु उनके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला है व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा शक्तियों के अनुकूल व्यवसाय चुनने में। अगला है जीवन की सफलता तथा राष्ट्रीय समृद्धि देने में, राष्ट्र की समृद्धि करने में उसको व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला है व्यवसाय चुनने और उसके लिए तैयार करने या उसमें प्रवेश हेतु, यानी किसी प्रकार का व्यवसाय वो चुनना चाहता है, उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसको व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है अपने व्यवसाय के संबंध में उचित निर्णय हेतु, वो जो व्यवसाय कर रहा है उसमें उचित रूप से निर्णय ले सके, इसलिए उसको व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला है जो है वह व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की आवश्यकता। तो
किशोरों के लिए 3 प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक। तो व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक जो मार्गदर्शन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको देख लेते हैं। पहला है व्यक्तित्व के विकास हेतु, व्यक्तित्व का विकास। दूसरा है भावात्मक समस्याओं का निदान, भावात्मक समस्याओं का निदान। अगली जो आवश्यकता है वह है सामाजिक समस्याओं का निदान, सामाजिक समस्याओं का निदान होना चाहिए। अगली आवश्यकता है कुछ समायोजित बालकों के निदान एवं उपचार, कुछ समायोजित बालकों का निदान एवं उपचार। और अगली समस्या है, अगली आवश्यकता होती है मानसिक उलझनों, तनावों एवं चिंताओं से मुक्त करने हेतु, चिंता से मुक्ति। अगली आवश्यकता है व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी निदान होना चाहिए, इसके लिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला है भावात्मक स्थिरता उत्पन्न करने में, भावात्मक रूप से जो बालक है वो भावात्मक रूप से स्थिर रह सके, इसके लिए भी बालक को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ रक्षात्मक युक्तियां हैं जो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं, उनको देख सकते हैं, जैसे शोधन, पलायन, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण। अगला है दिवा स्वप्न देखना, या इसको मन तरंग भी कहते हैं, मन तरंग, या कल्पना प्रवाह भी इसको कहा जाता है, कल्पना प्रवाह। अगली अप्रत्यक्ष युक्ति है दमन। और अगला है प्रक्षेपण। इसके बाद आता है प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया। अगला है अंत प्रक्षेपण। अगला जो प्रकार है वह है विस्थापन। अगला है समन। नेक्स्ट है वास्तविकता अस्वीकरण, यानी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट है पृथक्करण, किसी चीज़ से पृथक कर लेना अपने आप को। नेक्स्ट है तादाद में स्थापित करना। और अगला है आश्रित होना। तो ये जो 14 विधियां हैं वो अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिनसे तनाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये रक्षात्मक युक्तियां कहलाती हैं। जैसे पहली जो शोधन या मार्गांतरीकरण की थी, उसमें यदि हम देखें कि शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल प्रवृत्त्यात्मक शक्ति, पाशविक आवश्यकताएं या इच्छाएं आदि को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे तुलसीदास जी हैं, वो अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्त थे, रामासक्ति में उनको बदल दिया गया और रामचरितमानस उन्होंने लिखा। या जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुरी एवं निर्भीक होते हैं, उनका खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान आदि के रूप में प्रतिष्ठित होना। अब अगली जो युक्ति है वो पलायन, या जिसको प्रतिगमन भी कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। वह है प्राय व्यक्ति दुखद या तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अपने को अलग कर लेता है या पीछे हट जाता है, ऐसे व्यक्ति को पलायनवादी कहा जाता है।
जैसे एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना। और अगला जो रक्षा युक्ति है वह है औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। औचित्य स्थापन जो जिसे कहा जाता है, औचित्य स्थापन, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो पाती है उसी में हम दोष लगाते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अर्थात अंगूर मीठे होते हुए भी उन्हें खट्टा बताना तथा अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करना। जैसे नींबू मीठे होने पर भी मीठे बताना, नींबू मीठे यानी खट्टे होने पर भी हम नींबू को मीठा बताएं। तो यानी अनुचित व्यवहारों को उचित ठहराने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसे औचित्य स्थापन या युक्तिकरण तर्क संगतिकरण कहा जाता है। जैसे नौकरी में यदि हमें सफलता नहीं मिल पाती है तो हम कहते हैं कि इस नौकरी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं सही ढंग से प्रयत्न करता, मैंने तो वैसे ही इंटरव्यू दे दिया था। इसको कहेंगे अंगूर खट्टे। लेकिन एक बैंक क्लर्क प्रमोशन न मिलने पर यह कहता है कि अच्छा है, मैनेजर बनने पर मैं तो फंस ही जाता, अब देखो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने तो मज़े ही मज़े हैं। इसको नींबू मीठा कहा जाएगा। या स्कूटर या कार नहीं होने पर व्यक्ति कहता है कि अच्छा है मेरे पास स्कूटर या कार नहीं है, तभी तो मेरा साइकिल से अच्छा व्यायाम हो जाता है, मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो इसको नींबू मीठा कहा जाएगा। यदि हम पर ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं तो हम इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। अगला जो है वो है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न के बारे में देखते हैं। दिवास्वप्न वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने को वर्तमान दुखद अनुभूतियों से हटाकर कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हवाई महल बनाना भी कहते हैं। दिवास्वप्न के द्वारा व्यक्ति अपनी असफलताओं को सफलता के रूप में देखने की कल्पना करके कुछ समय के लिए संतोष प्राप्त करना चाहता है और इस प्रकार अपने मानसिक तनाव को कुछ कम करता है। जैसे कार की इच्छा पूरी होने पर, कार की इच्छा जो है वो पूरी यदि नहीं होती है तो व्यक्ति मर्सिडीज में घूमकर अपनी प्रेमिका के साथ लोगों की सलामी ले रहा होता है, ऐसा वो सोचता है। और जिसकी शादी नहीं होती है वह दूल्हा बना बैंड बाजे की धुन पर नाच रहा होता है। इस प्रकार के जो दिवास्वप्न है वो देखे जाते हैं। अगली जो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष उपायों में वह है दमन। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए दुखद अनुभूतियों को भूल जाना चाहता है। इसी प्रकार वह अपना असामाजिक रूप लिए हुए मूल इच्छाओं और कामनाओं का जो कि संवेगात्मक प्रकटीकरण चाहता है उनका दमन कर देता है। दमन का तात्पर्य है इच्छाओं अथवा कामना को स्वतंत्र रूप से प्रकट न होने देना। तो दमन का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो रक्षा युक्ति है वह है प्रक्षेपण। इसमें देखा गया कि व्यक्ति अपनी असफलता का दोष वातावरण के अन्य पदार्थों या व्यक्तियों के सिर पर डाल देता है। यहाँ पर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती है। जैसे एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ देखता है और जैसे वो कहना चाह रहा हो कि उसके ठीक प्रकार से ना खेलने के कारण उसका यह बेकार सा बल्ला है, तो अपने दोषों को दूसरे के ऊपर डाल देना प्रक्षेपण कहलाता है। अगली जो रक्षा युक्ति है वह है प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। विपरीत रचना, इसके अंतर्गत मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह अचेतन मन की यह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में चेतन रूप से ऐसे व्यवहारों, रुचियों, विचारों और भावनाओं का निर्माण कर लेता है जो आंशिक रूप में दमन की हुई इच्छाओं के विपरीत होता है। जैसे एक सौतेली माँ जिसे अपनी सौतेली लड़की से बेहद नफरत है, वह इस रक्षा युक्ति का सहारा लेकर पहले तो अपनी नफरत को अपने भीतर बंद करती है और फिर अपनी इस लड़की के प्रति बेहद स्नेह और प्यार को प्रकट करती है। किसी व्यक्ति की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आने पर भी मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुनना ही प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना कहलाता है। अगला जो उपाय है वह है अंतःप्रेक्षण। अंतःप्रेक्षण को देखते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि वातावरण के गुणों को जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तब व्यक्ति की यह प्रकृति अंतःप्रेक्षण कहलाती है। अगला है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इसे कहा जाता है। अपनी दमित भावनाओं या आक्रोश को निकालने के लिए व्यक्ति ऐसी वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ही चुनता है जो उससे कमजोर हों
तथा जिनसे प्रत्युत्तर के रूप में हानि पहुंचने की कम संभावना होती है। जैसे ऐसा बालक जिसे उसके अध्यापक द्वारा विद्यालय में अच्छी तरह डांट पड़ी है, तो वह अपना जो गुबार है या अपना गुस्सा है वो घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को मार पीट कर निकालता है। जिस बालक को माता पिता से अच्छी डांट या मार पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को तोड़ता है, यानी उनको अपना माध्यम बनाता है। तो ऐसा कार्य जिसमें अपना गुस्सा दूसरों पर डाल दिया जाता है उसको विस्थापन कहा जाता है। अगली रक्षा युक्ति है समन, सुप्रेशन। समन के अंतर्गत कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन स्वीकृति या निष्कासन समन कहलाता है। यानी कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति दी जाती है तो उनको निकालने का प्रयास किया जाता है, उसको समन कहा जाता है। जैसे ये ऐसी मनोरचना होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, सुखद और कष्टकारी घटनाएं, विचार और इच्छाएं आदि को चेतन से जानबूझकर निकाल देता है। जैसे जो हुआ सो हुआ, अब विचार करना व्यर्थ है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दिया जाए। अगला है वास्तविकता अस्वीकरण। वास्तविकता अस्वीकरण यानी कि जो रियलिटी है उसको स्वीकार नहीं किया जाए तो वास्तविकता अस्वीकरण कहलाएगा। अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी जो हैं वो प्रयास करते हैं। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और आंख बंद करके वह समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया। इस मनोरचना में व्यक्ति अवांछनीय वास्तविकताओं की अपेक्षा करके या उन्हें पहचानने से अस्वीकार करके उन्हें टाल देना चाहता है। यानी कि वास्तविक स्थिति बनी हुई है लेकिन हम समझते हैं कि खतरा टल गया। अगला जो प्रकार है वह है पृथक्करण का। दैनिक जीवन में यह देखा जाता है कि दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर लेता है। जैसे यदि छात्र अध्यापक को पसंद नहीं करता है तो छात्र उसकी कक्षा में नहीं जाता और कक्षा परिवर्तन करा लेता है। तो यानी किसी भी समस्या से अपने आप को पृथक कर लेना ही यह रक्षात्मक पृथक्करण कहलाती है। अगला है तादात्म्य स्थापित करना, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्य स्थापित कर लेना। तादात्म्य स्थापित करना समायोजन की एक साधारण अवस्था है। यह प्रवृत्तियां लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल या गुणहीन होता है तो वह किसी अन्य सफल एवं गुण वाले व्यक्ति में अन्य सफल गुणशील व्यक्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले। यानी जब व्यक्ति अपने आप को किसी समस्या से नहीं निपट पाता है या किसी प्रकार का गुण उसमें नहीं है लेकिन दूसरे व्यक्ति में उसी गुण को वह देखता है तो वह उसके गुणों एवं कृत्यों को अपने में देखने लगता है कि मैं भी इस प्रकार का व्यक्ति बन सकता हूँ या मुझ में भी वो खूबियाँ हैं जो इस व्यक्ति के अंतर्गत हैं। अगला जो रक्षात्मक युक्ति है वह है आश्रित होना। आश्रित होना, जब व्यक्ति हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी असफल होता रहता है तो वह अपनी समस्याओं को सुलझाने का उत्तरदायित्व किसी सबल या अधिक बुद्धिमान को सौंप देता है और उसके सुझावों, निर्देशों और आज्ञाओं का पालन खुशी खुशी करने लगता है। इस उपाय से उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। साथ ही दोनों के सम्मिलित प्रयास से समस्याओं के हल करने में भी बड़ी सहायता मिलती है और आश्रित व्यक्ति का बहुत हित होता है। तो जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों पर डाल दे कि भाई आप मेरी इस समस्याओं का समाधान करने में सहायता कीजिए, तो इसको आश्रित होना कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो, इसके अंतर्गत कुछ जो टाइप करते समय मिस्टेक्स रह जाती हैं उनको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इस प्रकार का जो कार्य है वो हो सकता है मानवीय भूल है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर रूप से हमारे वीडियोस देखते रहें, आपके लिए अच्छी अच्छी सामग्री आती रहेंगी और अपने जो कमेंट्स हैं उनको ज़रूर करते रहें और निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।